दलीप सिंह चारपाई पर लेटा सितारों भरे आसमान को देख रहा था। काफी गर्मी थी और चारों ओर शांति थी। वो लगभग नंगा था और सिर्फ लंगोट पहने था, फिर भी उसके बदन के हर हिस्से से पसीने की बूंदें छलक रही थीं। मिट्टी की दीवारों से, जो दिन भर सूरज की गर्मी में तपती रही थीं, जबरदस्त भभक निकल रही थी। उसने घर की छत पर पानी छिड़क दिया था, लेकिन उससे भी मिट्टी और गोबर की गंध से मिली जुली गीली गर्मी ही निकल रही थी। वो जितना ज्यादा पानी पी सकता था पी चुका था, लेकिन प्यास थी कि बुझती ही नहीं थी। फिर मच्छरों की भरमार थी जो चारों तरफ फैले भिन भिन कर रहे थे। कुछ उसके कान के पास आ जाते तो वो उन्हें हाथ से पकड़ मसल देता था। एक दो जो उसके कानों में घुस जाते, उन्हें पकड़कर वो दीवार से रगड़ देता था। कई उसकी दाढ़ी में भी घुस जाते और वे वहीं उलझकर खत्म हो जाते थे। कुछ उसे काटने में भी सफल हो जाते और उसे जगह जगह खुजाना पड़ता था। संकरी सी गली के उस पार उसके चाचा का घर था। उसकी छत पर कई चारपाइयां पड़ी नजर आ रही थीं। एक सिरे पर चाचा बंता सिंह पड़ा सो रहा था और उसके हाथ तथा पैर इस तरह एक दूसरे से बंधे थे जैसे सलीब पर चढ़े हों। वो खराटे ले रहा था और पेट उठता गिरता दिखाई दे रहा था। उसने शाम को भंग पी ली थी, इसलिए जैसे घोड़े बेचकर सो रहा था। दूसरी तरफ औरतें बैठी पंखा झल रही थीं और बातचीत कर रही थीं। दलीप सिंह ऊपर देखता जा रहा था। उसके मन में शांति नहीं थी, न नींद आ रही थी। सामने की छत पर उसका चाचा, उसके पिता का भाई और हत्यारा आराम से सो रहा था। उसकी औरतें देर रात तक खाने पीने और गपशप करने का मजा ले रही थीं, जबकि उसकी अपनी माँ रेत मिट्टी से बर्तन मांज रही होगी और दिन में जलाने के कंडों के लिए गोबर इकट्ठा करती रहती थी। बंता सिंह के कई नौकर थे जो गाय भैंस चराने और खेत जोतने का काम करते थे और वो खुद भंग पीकर सोता रहता था। उसकी काली आंखों वाली बेटी बिंदो बेकार इधर उधर घूमती अपने जापानी सिल्क के कुर्ते का प्रदर्शन करती रहती थी। लेकिन दलीप सिंह को काम ही काम में जुटे रहना पड़ता था। कीकर के पेड़ हिले और ठंडी बयार का झोंका छत के ऊपर से गुजरा। इसने मच्छरों को भगा दिया और पसीना भी सूखने लगा। दलीप को भी ठंडक महसूस हुई और उसे नींद आने लगी। बंता सिंह की छत पर औरतों ने पंखा झलना बंद कर दिया। बिंदु अपनी चारपाई के बगल में खड़ी ठंडी हवा का मजा लेती धीरे धीरे टहल रही थी। दलीप उसे देख रहा था। बिंदु गांव के लोगों को अपनी छतों और आंगनों में सोते देख रही थी। सब शांत था। उसने अपने कुर्ते के दोनों छोर हाथ से पकड़कर ऊपर उठाए और बदन को हवा दिलाने की कोशिश की, जिससे उसका पेट और छातियां दिखाई देने लगीं। फिर किसी ने फुसफुसाकर उससे कुछ कहा और उसने झट कुर्ता नीचे कर लिया। फिर वो अपनी चारपाई पर लेट गई और तकिए में समा गई। दलीप सिंह ये देख रहा था और उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसके दिमाग से बंता सिंह की शक्ल गायब हो गई थी। उसने आंखें बंद कर लीं और बिंदु की सूरत को कल्पना में उतारने की कोशिश करने लगा। उसके मन में बिंदु के लिए कामना जगी और कल्पना में ही वो उसे प्यार करने लगा। बिंदु हमेशा उसके पास आना चाहती थी। वो आग्रह करती भी लगी, लेकिन पहले तो वो तैयार नहीं हुआ, फिर मान गया। बंता सिंह ने विरोध किया। दलीप सिंह ने आंखें बंद की और सपने में डूब गया जहां बिंदु थी। उसका युवा और नग्न शरीर था। कई घंटे बाद दलीप की माँ आई और उसने उसे कंधे पकड़कर हिलाया। जब तक मौसम ठंडा है तब तक खेतों में काम करा। आसमान काला था और सितारे चमक रहे थे। उसने अपनी कमीज निकाली जो तकिए के नीचे तह करके रखी थी और पहन ली। फिर बगल वाली छत पर नजर डाली। बिंदु आराम से सो रही थी। दलीप सिंह ने हल में बैल जोते और वे ही उसे खेत की तरफ ले चलने लगे। गांव की सूनी अंधेरी गलियों से होता हुआ वो सितारों से चमकते खेतों तक पहुंच गया। उसे थकान थी और बिंदु की सूरत उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। पूरब का आसमान धुंधला हो उठा। आम के बगीचे से कोयल की आवाज आने लगी। कीकर के पेड़ों में छिपे कौवे धीरे धीरे कांव कांव करने लगे। दलीप सिंह हल चला रहा था, लेकिन उसका दिमाग कहीं और था। वो सिर्फ हल का हत्था पकड़े था और धीरे धीरे उसके पीछे चलता जा रहा था। जमीन खुद रही थी, लेकिन लाइनें न सीधी थीं और न गहरी। सवेरे की रोशनी में उसे शर्म भी आने लगी। उसने सचेत होने का फैसला किया और सपने को लगाम लगाई। उसने हल का नुकीला सिरा जोर से जमीन में घुसाया और बैलों की पीठ पर चाबुक चलाई। पशुओं ने हुंकार भरी और पूंछ उठाकर तेजी से दौड़ने को हुए। हल गहराई से खुदाई करने लगा और मिट्टी उछल उछलकर दलीप के पैरों पर गिरने लगी। उसे लगा कि अब वो हल और बैल दोनों पर काबू पा गया है। उसने और भी ज्यादा जोर लगाकर हल की नोक से जमीन को उधेड़ना शुरू कर दिया। सूरज आसमान में चढ़ने लगा और गर्मी में तेजी आई। दलीप ने हल चलाना बंद कर दिया और बैलों को पानी पिलाने के लिए पीपल के पेड़ के नीचे कुएं पर ले गया और वहां उन्हें खोल दिया। फिर कई डोल पानी खींचा, खुद नहाया और बैलों पर भी पानी डालकर तरबतर घर की तरफ लौटने लगा। माँ उसका इंतजार कर रही थी। वो सरसों का साग और जरा सा घी उस पर रखकर ताज़ी रोटी उसके लिए लाई। एक बड़े पीतल के कटोरे में छाछ भी थी। दलीप एकदम खाने पर जुट गया और माँ पास बैठी मक्खियां उड़ाती रहीं।
रोटी और साग खाकर उसने छाछ का कटोरा गटक लिया। फिर वो चारपाई पर लेट गया और गहरी नींद में सो गया। माँ पास बैठी उसे हवा करती रही। दलीप सवेरे से शाम तक सोता रहा। शाम को उठा और खेतों में पानी देने निकल पड़ा। पानी की नाली उसके और चाचा के खेतों के बीच से होकर निकलती थी। बंता सिंह के खेत उसके मजदूर जोतते थे। जब से उसने अपने भाई को मारा था, वो शाम को खेतों में खुद नहीं आता था। दलीप सिंह अपने खेतों में आने वाली पानी की नालियां साफ करने लगा। जब ये काम पूरा हो गया, तब वो निकास के पास आया और हाथ पैर धोए। फिर उसी के किनारे बहते पानी में पैर डालकर बैठ गया और माँ का इंतजार करने लगा। सूरज डूबने लगा तो दूर तक फैली जमीन पर अंधेरा छाने लगा और कटे हुए चांद के पास संध्या का तारा चमकने लगा। उसे गांव के कुएं पर औरतों के पानी भरने और बातें करने की आवाजें आने लगी। बच्चे खेल रहे थे, कुत्ते भौंक रहे थे, चिड़ियां अपने घोंसलों में वापस पहुंचने के लिए शोर मचा रही थीं, और ये सब मिलीजुली आवाजें अपना एक अलग समा पैदा कर रही थीं। फिर गांव की औरतें एक दूसरे के साथ खेतों में इधर उधर शौच के लिए बिखरने लगीं। थोड़ी देर बाद वे वापस आईं और नाले के साथ लाइनें लगाकर सफाई करने के लिए जा बैठीं। दलीप सिंह की माँ पानी के रखवाले से लकड़ी का टोकन लेकर उसके पास आई कि उसका पानी लेने का समय शुरू हो रहा है। फिर वो जानवरों की देखभाल करने लौट गई। बंता सिंह के मजदूर जा चुके थे। दलीप सिंह ने चाचा की नाली का रास्ता बंद किया और अपने खेतों की तरफ का खोल दिया। इसके बाद वो ठंडी घास पर पैर फैलाकर लेट गया और गुड़ी हुई जमीन पर उछल उछलकर और चांद की रोशनी में चमकती आगे बहती पानी की धार को देखने लगा। लेटे लेटे वो गांव से आ रही आवाजें सुनता और ऊपर फैले आसमान को देखता रहा। चारों तरफ छिटकी चांदनी में एक अजीब सी शांति छा गई। तभी दलीप सिंह की आंखें पास में ही कहीं पानी के छिटकने की आवाज से खुली। उसने करवट ली तो देखा कि दूसरे किनारे पर एक औरत अपने कूल्हों पर बैठी सफाई कर रही है। एक हाथ से वो अपने पीछे पानी मार रही थी और दूसरे से सामने। फिर जमीन से उसने जरा सी मिट्टी निकाली, उसे अपने हाथों पर मला और बहते पानी में डुबोकर उन्हें साफ किया। फिर कुल्ला किया और चेहरे पर पानी के छींटे मारे। इसके बाद वो उठकर खड़ी हो गई। उसकी सलवार जमीन पर नीचे पड़ी रही। फिर कमीज का सामने का हिस्सा ऊपर उठाकर उससे अपना मुंह पोंछा। ये बिंदु थी। दलीप सिंह उसे इस तरह देखकर वासना में पागल हो उठा। उसने नाली पर छलांग लगाई और उसकी तरफ दौड़ा। लड़की का चेहरा कमीज से ढका था। वो पीछे मुड़ती, इससे पहले ही दलीप ने उसके पास पहुंचकर उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया। उसके चेहरा घुमाते ही उसे पकड़कर बार बार चूमने लगा और उसकी चीख रोकने के लिए उसके होठों पर अपना मुंह कसकर जमा दिया। फिर उसे नीचे हरी घास पर लिटा दिया। बिंदु जंगली शेरनी की तरह लड़ रही थी। उसने दलीप की दाढ़ी दोनों हाथों से कसकर पकड़ ली और उसके गालों में अपने दांत गड़ा दिए। उसकी नाक काट ली, जिससे खून बह निकला, लेकिन वो जल्द ही मस्त हो गई और चुप होकर लेट गई। उसकी आंखें बंद थीं और आंसू दोनों गालों पर बह रहे थे, जिनसे आंखों पर लगा सुरमा निकल निकलकर कानों तक आ रहा था। चांद की पीली रोशनी में वो सुंदर लग रही थी। दलीप को अब अफसोस होने लगा। उसने ये नहीं सोचा था कि इससे उसे चोट पहुंचेगी। उसने अपने बड़े रूखे हाथ बिंदु के चेहरे पर फिराए और बालों में उंगलियां डालकर उन्हें सीधा किया। फिर नीचे झुककर प्यार से अपनी नाक उसकी नाक से रगड़ी। बिंदु ने आंखें खोलीं और खाली नजरों से उसे देखा। उनमें नफरत नहीं थी, प्यार भी नहीं था, सिर्फ एक खाली नजर थी। दलीप सिंह ने उसकी आंखें और नाक प्यार से चूमी। बिंदु उसी तरह उसे देखती रही और उसकी आंखों से आंसू झरते रहे। बिंदु की सहेलियां उसे आवाजें दे रही थीं। उन्हें कोई जवाब नहीं मिल रहा था। उनमें से एक उसके पास पहुंची और मदद के लिए चिल्लाने लगी। दलीप सिंह तेजी से उठा, नाली के पार कूदा और अंधेरे में गायब हो गया। सिंहपुरा गांव के सभी मर्द दलीप सिंह के खिलाफ मुकदमा देखने कचहरी जा पहुंचे। सारा कमरा, वरांडा और बाहर का मैदान गांव वालों से खचाखच भरा था। वरांडे के एक कोने में दलीप सिंह को हथकड़ी लगाए 2 सिपाही बैठे थे। उसकी माँ शॉल से अपना मुंह ढके उस पर पंखा झल रही थी। वो रो रही थी और बार बार नाक छिनकती जा रही थी। दूसरे कोने पर बिंदु, उसकी माँ और कुछ दूसरी औरतें एक घेरा सा बनाए बैठी थी। बिंदु भी रोती और नाक पोंछती जा रही थी। इनके पीछे लंबा चौड़ा बंता सिंह अपने साथियों के साथ आपस में सलाह मशविरा करते हुए खड़ा था। दूसरे गांव वाले इधर उधर खोमचे वालों से खरीदकर कुछ खाते पीते और कुछ कान साफ करने वाले से सिंगी डलवाकर वक्त गुजार रहे थे। कई लोग स्तंभन की दवाइयां बेचने वालों के इर्द गिर्द खड़े हंसी मजाक कर रहे थे। बंता सिंह ने सरकारी वकील की मदद करने के लिए अपना भी एक वकील कर लिया था। उसने गवाहों को इकट्ठा करके उन्हें समझाया शुरू किया कि जिरह में क्या और कैसे कहना है। उसने बताया कि बचाव पक्ष का वकील उनसे क्या सवाल पूछेगा। उसने अदालत के अर्दली और मुंशी को बंता सिंह से मिलाया और पैसे दिलवाए। फिर सरकारी वकील को देने के लिए नोटों की एक गड्डी उससे ली। न्याय की मशीन में अच्छी तरह तेल डाल दिया गया।
इधर दलीप सिंह का न कोई वकील था और न गवाह। अर्दली ने अदालत का दरवाज़ा खोला और गाने जैसी आवाज़ में नाम पुकारना शुरू किया। उसने बंता सिंह और उसके साथियों को भीतर बुलाया। दलीप सिंह को 2 सिपाही ले गए, लेकिन उसकी मां को जाने नहीं दिया गया। उसने पैसा नहीं दिया था। जब अदालत बैठ गई, मुंशी ने आरोप पढ़कर सुनाए। दलीप सिंह ने कहा, मैं बेगुनाह हूं। मजिस्ट्रेट मी कुमार ने सब इंस्पेक्टर को बिंदो को पेश करने की आज्ञा दी। बिंदो शॉल से मुंह ढके और नाक पोंछती कटघरे में आकर खड़ी हो गई। इंस्पेक्टर ने उससे अपने पिता की दलीप सिंह से दुश्मनी के बारे में सवाल किया। उसने खून और वीर्य से सने कपड़े अदालत में पेश किए। इसके बाद आरोप पक्ष का काम पूरा हो गया। गुनाह के सबूत पेश कर दिए गए थे। कैदी से पूछा गया कि क्या उसे कोई सवाल करने हैं। दलीप सिंह ने हथकड़ी में बंधे हाथ जोड़कर कहा, मैं बेगुनाह हूं मोतियों वाले। कुमार साहब का धीरज जवाब दे रहा था। तुमने आरोप सुन लिया? अगर लड़की से कुछ नहीं पूछना तो मैं फैसला सुना देता हूं। ओ मोतियों वाले, मेरा कोई वकील नहीं है। गांव में मेरे कोई दोस्त भी नहीं हैं जो मेरी तरफ से बोलें। गरीब आदमी हूं, मेहरबानी करें, मैं बेगुनाह हूं। मजिस्ट्रेट को अब गुस्सा आने लगा। उसने मुंशी की तरफ मुड़कर कहा, जिरह बिल्कुल नहीं। लेकिन दलीप सिंह ने घबराकर कहा, बादशाह, आप मुझे जेल भेजें, उससे पहले लड़की से पूछ लें कि क्या उसकी रजामंदी नहीं थी। वो चाहती थी, इसीलिए मैं गया। मेरा कोई दोष नहीं है। मिस्टर कुमार मुंशी की तरफ फिर मुड़े। सवाल है कि क्या तुम भी ये चाहती थीं? जवाब दो। मिस्टर कुमार ने भी बिंदो से पूछा। जवाब दो, क्या तुम भी चाहती थीं? बिंदो ने नाक छिनकी और रोने लगी। मजिस्ट्रेट और दर्शक उत्सुकता से जवाब का इंतजार करने लगे। जल्दी जवाब दो, तुम भी चाहती थीं या नहीं? मुझे और भी काम है। अपना शॉल मुंह पर चारों तरफ से लपेटकर बिंदो ने जवाब दिया, हाँ।